नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेशल गेस्ट शो। आज के इस शो में हमारे साथ में खास मेहमान हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में आपका काफ़ी नाम है, आप ख्याति प्राप्त हैं। आपको परिचय के आप मोहताज नहीं हैं और मैं आपको बता दूं कि आप मजदूर शक्ति संगठन के कन्वीनर हैं। वर्षों से मजदूरों और श्रमिकों के बीच में काम करते आ रहे हैं और आपका एक सबसे बड़ा खास अचीवमेंट रहा है, जो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त हुआ वो आपकी और आपके संगठन की ही हमें देन थी। तो हमारे साथ में आज निखिल डे सर आज कोटा पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमारे शो में आए, टाइम निकाला आपने जी। तो मैं निखिल जी से जानना चाहूँगा कि उनके कोटा आने का, और कोटा में आज उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं और कोटा से वो कल एक पद यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं जानकारी चाहूँगा कि आज क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है? रजत जी, हम एक जवाबदेही यात्रा निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान की जी। ये इस यात्रा के एक लंबा इतिहास है। लंबा मतलब 2010-11 में, क्योंकि हम सूचना के अधिकार पर काम करने वाले लोग थे, हमें लगा कि पारदर्शिता एक सवाल है, लेकिन पारदर्शिता क्यों, ताकि लोगों को जवाब मिले। सही बात है। तो जवाबदेही इसका एक अभिन्न हिस्सा था। शुरू में जब सूचनाएं निकलने लग गई तो नेमिंग एंड शेमिंग, उसी से कई चीज़ें सुधरने लग गई। आज भी सुधरती है, लेकिन धीरे धीरे चमड़ी भी मोटी होती रही। लोग कहने लगे ठीक है, सूचना तो मिल गई, कार्रवाई करना तो हमारे हाथ में। तो थोड़े दिन चलेगा और मीडिया वजह से लोगों को आप पता है 4 दिन कहानी चलती है, थोड़ा सा हलचल मचता है और मीडिया भी अलग कहानी में चल जाती है, और जो करने वाले हैं गड़बड़ी उनको लगता है थोड़े दिन झेल लो और आगे बढ़ सकते हैं। निखिल सर, एक चीज़ में थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। जैसे आपने इसको जवाबदेही यात्रा को पार्ट 2 कहा है। पार्ट 1 सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून आ गया भारत में और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया भी सही, जनता को सूचनाएं मिली भी सही, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें काफी कमी देखी जा रही है और अब वाकई दबाव, मतलब एक अजीब किस्म की स्थिति है कि अब सूचनाएं पर्याप्त नहीं मिलती हैं। इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि सूचना के अधिकार के कानून के बाद में आपको ये जवाबदेहिता कानून मतलब लाने के लिए क्यों प्रयास करना पड़ रहा है? तो कहाँ कमी रही वो सूचना? तो जवाबदेही यात्रा है क्योंकि हम एक जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं जी। सूचना के अधिकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जी, लेकिन मोटी चीज सूचना के अधिकार में बहुत सरल शब्दों में देखो तो सत्ता के पास जो सारी सूचनाएं थी वो जनता की है। उस कानून ने कहा है एक लाइन में कि केवल आप ऊपर वाले को मत दिखाओ, आपके सीनियर अधिकारी को मत दिखाओ, आप जनता को भी दिखाओ। तो हमें अधिकार मिला कि हम उस सूचना को मांग सकते हैं, 1 महीने में हमें मिलना चाहिए। अब सूचना मिल जाए तो क्या हो, जो आप बात कह रहे थे, तो वो केवल सूचना का अधिकार का कानून बिल्कुल एक हमेशा मेरे हिसाब से एक पावर का एक स्ट्रगल है। जिसके पास पावर है सत्ता में, आज शायद मैं भी बैठ जाऊं किसी जगह या आप भी, हम कहेंगे जो जिन लोग मांग रहे हैं, तो उनको लगता है क्यों जवाब दें। तो जबकि सूचना के अधिकार ने छोटे से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर नागरिक को केवल वोट नहीं 5 साल में एक बार, लेकिन कहा आप सवाल पूछोगे जवाब वो देंगे, उनको देना उनका दायित्व है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, किसी का मंत्री जी, पंचायत, जो भी है। तो वो इस देश में एक नया आयाम, नया पलट, लोकतंत्र का पलट आया। अब वही चीज आगे ले जाने की जरूरत है। सूचना मिल जाए लेकिन सत्ता फिर भी किसी के प्रति तो जवाबदेही है, तो किसके प्रति? लोकतंत्र में लोगों के प्रति। लेकिन हमारा ढांचा ऐसा नहीं। तो ये कानून बहुत सरल शब्दों में कहता है कि जो व्यक्ति कहे कि मेरी ये शिकायत है, शिकायत आएगी जब वो कुछ नहीं हो रहा है जो वो चाह रहे हैं और यह उनका हक है, तो मेरे शिकायत का निवारण 1 महीने के अंदर, ये कानून कहता है, हो, जिसमें मेरी एक खुली सुनवाई हो, मेरी भागीदारी हो। हम लोगों, और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें आपके दर्शकों को भी लगेगा कि हम लोगों के दिमाग की उपज नहीं है, जनता का है। हम लोग गांव में काम करने वाले लोग हैं
तो सूचना के अधिकार का कैसे समझो, पहले जब 1991-92 में ये बातें हम गांव में, हम नहीं, लोग कह रहे थे कि हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, हमारे मस्टर रोल में क्यों नहीं मिल रही है, और लोग कहते थे आप काम चोर है, काम नहीं करते हो। तो वो दिखाओ कहाँ काम नहीं करते हैं। नहीं, वो तो गोपनीय है, उनको जवाब मिला, यहाँ से मतलब शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा ये हमारा पैसा है, हमारा हिसाब है। तो पहला नारा, वो 4 शब्द में कितनी समझ है, एक एक पाई पूरे सरकार की हमारा है, उसका हिसाब हम लेंगे। पैसा देख लिया, देखने लग गए, उसी का बहुत बहुत बड़ा असर है, चाहे कुछ भी लोग कहें, और आज वो नहीं होता तो फिर से हम बहुत इससे और बहुत बुरे हाल में होते। लेकिन फिर आप कार्रवाई, जो गलत कर रहा है उसको कैसे आप जवाबदेह ठहरा सकते हो, जो तनख्वाह ले रहा है उसको कैसे जवाबदेह ठहरा सकते हो। और हजारों काम, हजारों करोड़ों लोगों के रोज के आप पूछ लो कि आपके काम होते हैं कि नहीं होते हैं। बड़ी दिक्कत है कि उतने जायज काम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जिसको तनख्वाह मिल रही है उसके लिए वो ठीक टाइम पे नहीं कर रहा है, या आपको दौड़ा रहा है इस चक्कर में कि कुछ पैसे मिल जाए। तो यदि उसकी जॉब चार्ट में उसकी जवाबदेही फिक्स हो जाएगी तो हमारा काम होगा। और कौन फिक्स कराएगा? कोई और उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये हम देख चुके हैं 70-75 साल में। तो हम कराएं, जनता कराए। तो जनता के प्रति जवाबदेही का कानून है। तो जैसे हमारा पैसा हमारा हिसाब था, और वो कागज देखना और हिसाब लेना, तो एक सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण का भी एक बहुत बड़ा वही नारा है कि लोग ही देखें कि अपने पैसों का हिसाब क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कागज क्या कह रहा है, असल में क्या हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन उससे आगे इसमें जब हम लोगों से पूछ रहे थे, भीलवाड़ा जिले में कुछ दलित युवा थे और वो दलित अट्रॉसिटीज की बात उठा रहे थे। हमने उनको पूछा कि जवाबदेही कानून में क्या होना चाहिए आपके प्रति, क्योंकि उनको मालूम था कि ये स्थितियां बनती है। तो उन्होंने 5 चीजें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, 6 हमने जोड़ा हमारे साथ। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें जानकारी चाहिए, सूचना नहीं, सूचना तो प्रोपेगेंडा जैसे हो सकती है जो हमारे मतलब की है। दूसरा उन्होंने कहा हमारे इस देश में सुनवाई नहीं होती, तो हमारी सुनवाई हमारी भाषा में हो और हमें एक रसीद मिले कि हम बोल रहे हैं। तीसरा, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई मतलब आज करे तो करें, नहीं तो नहीं करे तो नहीं करें, या 1 महीने बाद करें या 1 साल बाद करें, या कुछ भी नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित समय सीमा के अंदर यदि हाँ तो कब तक होगा, यदि ना तो क्यों नहीं होगा। चौथा उन्होंने कहा कार्रवाई भी हो जाती है तो वो अलग ही करते हैं और कहते हैं आपकी शिकायत में दम नहीं, मुझे रखो ना, मुझे रखो, साथ में मेरी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे आप मानो या नहीं मानो बात। 5वां उन्होंने कहा इस देश में सबसे पहले अटैक तो शिकायतकर्ता पर ही होता है, और हमने देखा है कि सूचना के अधिकार के 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई जिन्होंने सूचनाएं मांगी। छठा हमने जोड़ा कि ये सब एक खुले मंच में, जनता के मंच के सामने होना चाहिए, जो जन सुनवाइयां राजस्थान में पैदा हुई। तो ये 6 चीजों को जो जनता से ही आए हमने कानून का हिस्सा बनाया। वो आज CAG के सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स में आया, वो हमारे कानून के उसमें आया। एक मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगा, बड़ी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं। क्या ये गांव वालों ने 5 पॉइंट फिक्स करके आपको बताया? बिल्कुल, कि भाई इस तरीके से जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल कहा। आश्चर्य की बात है कि मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा IAS तबका बैठता है, नीति निर्धारक लोग बैठे हुए हैं, नीति आयोग है, योजना आयोग था, तो ये बात वहां से आनी चाहिए थी, बजाय गांव की चौपाल से निकाल करके सामने आई। तो रजत जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, उस रूप में पकड़ी। और ये मतलब हम कई बार कहते हैं ना, पैदा सामान अनाज भी गांव वाले करते हैं, काम भी गांव वाले करते हैं, बिल्डिंग भी गांव वाले बनाते हैं, आइडिया भी गांव वाले मतलब वही लोग जो आम नागरिक हैं, वो आइडिया भी निकालते हैं, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल आइडियाज कोई थियोरी दे देता है। इसीलिए हम इनको भीलवाड़ा सिद्धांत, भीलवाड़ा प्रिंसिपल्स कहते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा जिले से कई लोगों ने निकाला और अंबेडकर जयंती के दिन कहा। और जरूर हम सब लोग इनके साथ जुड़े, हमारे भी, हम कई बार कहते हैं सोच हमारा नहीं है, एफर्ट है, हजारों लाखों लोगों का है। आज हर सूचना के अधिकार की अर्जी डालने वाला वो उनका असली फुट सोल्जर है, वही उनका असली जवान है इस सूचना के अधिकार आंदोलन का। तो ये
इसीलिए हमारा मानना है, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, लोग आप देखेंगे हमारे साथ यात्रा में बिल्कुल आम इंसान है, लेकिन मैं बताऊं इस देश के जो आंदोलन सफल हुए हैं वो आम इंसानों ने ही किया। जिनके घर में खाने को नहीं है वो एक एक महीना चल देते हैं, जिनके पास है वो कहते हैं 2 दिन टाइम नहीं है, 2 घंटा टाइम नहीं। तो मध्यम वर्ग हमारा, इसीलिए जब कुछ मध्यम वर्ग के लोग हमारे साथ कुछ दिन भी जुड़ते हैं इन चीजों में, वो उनकी आंखें खुल जाती कि एक दूसरा दुनिया है, केवल आपके रोज कितना कमा रहे हो, क्या पैकेज मिल रहा है, कहाँ कैसे बहुत कुछ और चीजें हैं जो आम इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं। यहाँ पे एक चीज मेरे को और समझनी थी आपसे, जैसे आप जवाबदेहिता की बात करें तो जवाबदेहिता 2 पार्ट में अगर मैं विभाजित करूं तो मैं शायद गलत नहीं हूं। पहला पार्ट तो जो फेस करना पड़ता है सूचना के अधिकार के तहत, जैसे मैंने सूचना का अधिकार के तहत एप्लीकेशन लगाते ही पहले तो वो मेरे को टाइम बाउंड प्रूफ मतलब जानकारी नहीं देंगे, अगर जानकारी दे भी दी तो वो आधी अधूरी जानकारी देके खत्म कर देते हैं। अब आप कितने दिन, फिर 1 महीने का टाइम लगाओ, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना। तो पहली जवाबदेही तो यहीं पर हमें मतलब असहज हो जाते हैं कि जो सूचना देने वाला अधिकारी है वो पूरी जानकारी दे ही नहीं रहा है। तो पहले क्या उसकी भी जवाबदेहिता तय हो, मतलब ऐसा कोई सशक्त वो बने तो सही। तो 2 प्रक्रियाएं हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा 2 हिस्से हैं। सूचना के अधिकार एक पहला कानून था रजत जी, पहला कानून इस देश में और शायद दुनिया के सूचना के अधिकार के कानूनों में भी, जहां व्यक्ति नागरिक पेनल्टी लगवा सकता था अधिकारी पे 250 रुपए रोज उसकी जेब से, उसकी तनख्वाह से रोज कटना और वो जमा होना। तो शुरुआत में और आज भी वो पेनल्टी हटा दो तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें जवाबदेही का 1 महीने में आपको सूचना मिले, नहीं मिले तो 250 रुपए रोज की पेनल्टी लगनी चाहिए। अब 2 चीजें हुई, एक तो है कि ये इतना पेंडेंसी हो गया उस आयोग में, एक है कि बहुत दूर है, आप पहले एप्लीकेशन करो, फिर फर्स्ट अपील में जाओ, उसी सरकार के पास जाओ जो होता नहीं है, फिर सेकंड अपील में आयोग के पास आओ और वहां हो सकता है 1 साल की पेंडेंसी हो। तो ये कोर्ट जैसे बन गया। तो वो कोई सूचना मांगने वाला वो लगे रहता है सूचना लेने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन जैसे मिलना चाहिए आसान नहीं है ना, आसान नहीं। मतलब कोर्ट में, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो सालों साल तक चलेगा। तो ये, लेकिन उसमें वो जवाबदेही वाला ढांचा था, उसको यदि हम पहले ही 30 दिन के अंदर ही कर देते कि कहीं ऑटोमेटिकली उसका कुछ होता। यहाँ ये है कि ये ऐसे ही, ये बहुत अच्छा है आपने एग्जाम्पल दिया, तो मुझे 30 दिन के अंदर मेरा जवाब वहीं मिल जाएगा और उसी लेवल पर। आज की तारीख में बहुत राज्यों में, केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री दरबार लगता है, सीएम अदालत लगता है, सीएम दिवस मिलता है, सीएम जन सुनवाई होती है, और आप राज्यों में देखोगे लंबी लंबी लाइन जब सीएम वो करते हैं किलोमीटरों तक, और 1-1 मिनट मिलता है। अब क्यों कोई बाड़मेर से या डूंगरपुर से या जयपुर के कोई गांव से भी क्यों उठ के मुख्यमंत्री के पास है, क्यों आएगा अपने छोटे छोटे काम के लिए? वहीं निपटने चाहिए। तो और एक समय सीमा के अंदर निपटने चाहिए, और वो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसने किया, और उसी के ऊपर और उसके व्यक्तिगत ऊपर उसके यदि उसकी गलती है, नहीं है गलती तो बिल्कुल, तो ढांचे की गलती है तो ढांचा जवाब दे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अच्छी खासी तनख्वाहें मिल रही है आजकल, वो तनख्वाह में भी बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो तनख्वाह छोटी नहीं है। 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, जनता के पैसे हैं। तो जनता के पैसों का कम से कम, कोई नहीं कह रहा है कि तनख्वाह काटो, लोग कह रहे हैं कि काम करो और काम नहीं करो तो पेनल्टी दो। मैं अब दूसरे जवाबदेहिता पे आता हूँ कि ठीक है, मैंने एप्लीकेशन लगाई, मुझे पता चल गया कि फला अधिकारी ने इसमें ये गड़बड़ करी, कार्यों में वो साबित हो रही है। अब पैसा चूंकि हमारा है, सार्वजनिक है, जनता का पैसा है, उसने दुरुपयोग किया, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया या XYZ किसी को भी उसने फायदा पहुंचाया। अब उस अधिकारी के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो 2 चीजें हैं। पहले तो ये, इस कानून में एक प्रक्रिया है, एक खुली आम सुनवाई जी। तो मैं भी सुनूं, दूसरे लोग भी वहां हो। मैं यहाँ, आप यदि देखेंगे ढांचे में, तो राशन डीलर है, मुझे राशन देने वाला,
जो एक वाटर पानी देने वाला या लाइनमैन है बिजली देने वाला, ये तो लोग हैं जो हमें डिलीवरी करते हैं। उनसे ऊपर, उनसे लेके मुख्य सचिव तक एक पूरा ढांचा है इसको मैनेज करने वाला, कि यदि ठीक से नहीं हो तो हम इंश्योर करें कि ये इनको पैसा, इनको अपना व्यवस्था हो, मिल जाए। लेकिन ये इन लोगों ने ऐसे कर रखा है कि कहीं कभी कार्रवाई होगी तो उसी के ऊपर होगी, वो लास्ट वाला, नीचे वाला जो सबसे लास्ट पॉइंट पे है, थोड़ा बहुत तो क्यों हमने इतना बड़ा ढांचा बना रखा है। तो यहाँ एक शिकायत निवारण अधिकारी, ग्रीवेंस रिड्रेस ऑफिसर है, और वो सीनियर है। जैसे मान लो कोई शिक्षक से प्रॉब्लम है, तो बीईओ का काम क्या है? यही है कि उसको ठीक करने का, या राशन, या मान लो पटवारी से दिक्कत है तो नायब तहसीलदार से, तो रेवेन्यू सर्कल इंस्पेक्टर से ही है। तो ये हमें करना, तो इस कानून में वो जीआरओ को पाबंद किया कि आप 1 महीने के अंदर देखोगे, जांच करोगे और लिखित रिपोर्ट करोगे कि ये वास्तव में इसका आप हल भी निकाल दो। तो पहला काम ये है, और ये करप्शन, एंटी करप्शन कानून और इसके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। अब मेरा हो सकता है राशन डीलर मेरे से चोरी कर रहा हो और मुझे राशन चाहिए, और फिर उसके ऊपर आप उसका लाइसेंस रद्द करो, जो भी करो, कुछ भी कर लो, कुछ कार्रवाई थोड़ी बहुत कर लो, तो इसका कंसंट्रेशन उस पर है। मुझे तो जो चाहिए वो मुझे मिले 1 महीने के अंदर, पहली बात ये है। दूसरा है कि मेरे हाथ में पावर है। जैसे आरटीआई में भी नहीं चलता यदि वो पावर ऊपर वाले अधिकारी के पास होता। मैं पीछा करूंगा, और कई लोग करते हैं, बरसों तक करते हैं। यहां मैं करूंगा, मेरा राशन नहीं मिला, 1 महीना निकल गया, अब आप क्योंकि नहीं मिला, जीआरओ के ऊपर पेनल्टी लगी कि उसने 1 महीने में रिपोर्ट नहीं दिया, रिपोर्ट दे दिया झूठा सच्चा जो आप कह रहे हो, तो तुरंत इसका जिले के अंदर के लेवल पर ही, वहीं से मैं इसका निपटारा कर सकता हूं। मुझे कोई एक स्टेट कमीशन के पास नहीं जाना पड़े, और वो भी 1 महीने के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा अपील भी 1 महीने के अंदर निपटारा हो जाए। अपील के लेवल पर, उसी फर्स्ट अपील के लेवल पर, उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान और मुझे कॉम्पनसेशन का प्रावधान। कोई भी कानून, रजत जी, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम कानूनों में आरटीआई, नरेगा, खाद्य सुरक्षा, लेकिन कानून नहीं हो तो बहुत बुरा हाल। अंत में एक बैरियर, चाहे दिखावे के लिए हो, लेकिन एक बैरियर जरूरी है, कहीं ना कहीं। दिखावा नहीं है, वो एक बैरियर जरूरी है, क्योंकि अंत में कानून जनता के खिलाफ ही काम में लिए गए आज तक। ये भी एक, अब जनता को अपने कानून बनाने के, जैसे हम कहते हैं नरेगा एक जनता का कानून है। क्यों? क्योंकि उसने कहा हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, कानून में वो बांधे, दुनिया में नहीं था। हाँ, कानून नहीं होता, नरेगा में मिलते क्या? राजस्थान में 80 लाख परिवार हैं जो जाते हैं काम पे। अब वो ठीक नहीं चल रहा है, जनता कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि ये ढांचे की, फिर से मैं ये कहूंगा, जिसको बड़ी तनख्वाह मिल रही है वो नहीं सुधार रहे हैं, और वो उस चीज को दोष देते हैं। तो उनका जवाबदेही तय करना एक प्रयास है, एक प्रक्रिया है। कानून एक ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ हो गया, लेकिन कानून जरूरी है। कहते हैं ना अंग्रेजी में कि नेसेसरी दो नॉट सफिशिएंट, होना ही चाहिए, पर्याप्त नहीं। उसके अलावा जनता, यहाँ पे एक और मैं आपसे टिप्पणी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपने एक बहुत लंबा संघर्ष सूचना के अधिकार के लिए किया। क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये सूचना का अधिकार लोगों तक, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा नहीं रह गया है, और इसको बल्कि और कमजोर किया गया है पिछले कुछ सालों में? तो बिल्कुल कमजोर किया गया, इसमें दो राय नहीं है, और बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, और दिखता भी है आजकल सत्ताधारी में लोगों को। दो चीजें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि ये तंग करते हैं हमें, और या ब्लैकमेलिंग करते हैं। जबकि ये एक और कि ब्लैकमेलरों की फौज खड़ी हो गई है। फौज खड़ी। अब वो ब्लैकमेलर पहले ही ब्लैकमेलर था, ठीक है, उसको एक हथियार मिल गया, वो ये नहीं मिलता दूसरा हथियार काम में लेता, तो ब्लैकमेलर करेगा। लेकिन आपके पास कुछ चीजें हैं सूचना के अधिकार में ही, कहते हैं ट्रांसपेरेंसी में, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी या मोर ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा पारदर्शिता करो। तो बहुत आसानी से मान लो आप करते हैं कि कर सकते हैं। धारा 4 एक सूचना के अधिकार के कानून में है कि इतनी सूचनाएं बाहर कर दो स्वतः ही कि किसी को आरटीआई डालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।
सबसे अच्छी, तो कौन तंग करेगा? आदर्श स्थिति तंग क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो मैं आपके श्रोताओं के माध्यम, ब्लैकमेलर तो तभी करता है जब उसको व्यक्तिगत एक है, वो कहता है मैं बाहर बता दूंगा, अब बाहर पहले से ही है तो क्या कर पाएगा? सही बात है। तो ये एक सोल्यूशन है, उस कानून में ही है। और मैं बताऊं यहाँ एक प्रयास, और क्योंकि बात सही है कि कई जगह कमजोर हुआ, कमीशन के पावर कमजोर हुए, वो अमेंडमेंट्स भी हुए, कई दफ्तर ऐसे बन गए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम केयर्स का पैसा नहीं दे रहा है, बता रहा है, कह रहे हैं कि ये प्राइवेट एजेंसी। आप सोच लो, पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड कर दिए कि कोई कंपनी पैसा देगा, कोई कॉर्पोरेट पैसा देगा किसी पार्टी को, कौन से कॉर्पोरेट, किस पार्टी को, कितना, कुछ नहीं बताएंगे। तो ये क्या पारदर्शिता? तो पारदर्शिता के नाम पर उल्टा करना, ये तो एक सत्ताधारियों का खेल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में, और मैं आपके श्रोताओं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से, कि ये एक जन सूचना पोर्टल है, वो देखना चाहिए। वो क्या है कि जब तक से डिजिटल माध्यम आ गया तो सारी हमारी सूचना, चाहे वो हर जगह कार्ड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, जन आधार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी सूचनाएं सरकार कहती है हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको बहुत जल्दी सुविधाएं मिल जाए। अब आरटीआई कहता है सारी सूचनाएं जो सरकार के पास है वो जनता के पास सार्वजनिक होनी चाहिए, वही आरटीआई है। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटाइज करने लग गए, आप और हम जानते हैं, ये एडमिन लॉगिन के पीछे छिपाते रहे। तो आप गए सूचना लेने, हैं उनके पास, आपकी है, लेकिन एडमिन लॉगिन लगा है। तो हमने कहा ये एडमिन लॉगिन हटाओ, ये इस जवाबदेही कानून का भी हिस्सा है, पहला जानकारी वाला, कि खुला कर दो। तो जन सूचना पोर्टल आप देखिएगा, और मैं आपके श्रोताओं को भी कहूंगा कभी आप उस पर एक प्रोग्राम भी कीजिएगा। आज की तारीख में 11 करोड़ से ज्यादा विजिट्स हुए हैं, और वो सीधा सूचना का एक है पोर्टल, सरकार नहीं बनाया, लेकिन जनता के दबाव में, जनता से डायलॉग करके, बाद में, पहले तो दबाव में, फिर डायलॉग करते हुए, और 14 करोड़ से ज्यादा 2 साल में डाउनलोड्स हुए हैं सूचना। अच्छा, केवल सूचना, ये नहीं है कि मुझे कुछ और मिल रहा है, सूचना ही मिल रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि मुझे कुछ पता करना है तो वो एक जगह है, और नहीं मिल रहा है तो फिर मैं लगातार, हम जैसे लोग उसका पीछा करते हैं। तो कुछ चीजों में हमें लगातार, हम यदि संघर्षशील हैं सूचना और पारदर्शिता के लिए, तो हम दुखी हो जाएं, सही है, हम इतने पावरफुल नहीं है, कोई प्रधानमंत्री, कैबिनेट, जब इन्होंने अमेंडमेंट्स किया, नीचे से लेके ऊपर तक कोशिश की हमने कि नहीं हो। जनता तो लाखों की संख्या में लिख रहे थे नहीं होना चाहिए, पूरा देश कह रहे थे अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, कमजोर मत करो इसको और ताकतवर करो, फिर भी कर दिए, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी। एक मुख्यमंत्री को फोन किया, कहा कि आप भी मदद कर लो, हमारे पास करना है, तो वो मान गए। लेकिन हम हार नहीं माने, क्योंकि पारदर्शिता एक ऐसी चीज है, जब एक बार खुल जाती है तो लोग, हम तो इसीलिए हम इसको एक जन आंदोलन कहते हैं। मेरे हिसाब से क्या है जन आंदोलन का डेफिनेशन? हम जिन लोगों ने चालू किया वो चुप हो जाए, कोई और बिक जाए, कोई और कुछ हो जाए, लेकिन जनता नहीं रुके, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये हमारे लिए जरूरी है। कानून कमजोर हो जाए, कानून जन आंदोलन नहीं है। जन आंदोलन, कानून को अमेंड कर सकते हो, कमजोर कर सकते हो, जन आंदोलन को नहीं कर सकते हो, ना लोगों की अंदर की इच्छा शक्ति है। जब हमने सूचना पहले मांगी, कोई कानून नहीं था, लोगों ने कहा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा पैसा है, हमारा हिसाब है। उन्होंने ये भाषा निकाली, उन्होंने ये चीजें की, उन्होंने कहा कैसे छिपा सकते हो, और सबको लगा हाँ ये कैसे छिपा सकते, कहां से आ गया ये, क्यों छिपा रहे हो? आज भी आपको पता है कि सोशल ऑडिट चलने लग जाए और हम कहें कि आप पूरी पारदर्शिता करो, सारे सरपंच एक इतना बड़े अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं जयपुर कि सोशल ऑडिट नहीं करो, क्यों भाई? एक सवाल है उनसे, पारदर्शिता डॉक्यूमेंट देना। की तो गाड़ियां देखने लायक हैं, वो क्यों जवाब क्यों नहीं देने चाह रहे हो? तो वही जवाब, जब हमने कहा सूचनाएं निकालो, तो और उन्होंने कहा नहीं निकालेंगे, ये ऑडिट नहीं कराएंगे, हमारा ऑडिट पहले से होता है। तो भाई क्यों, तकलीफ क्या है आपको? सूचना के अधिकार की पहली लड़ाई स्टार्ट, जैसे मैं कहूँ तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा एक बिगुल है कि भाई मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं कर रहा हूँ और मैं तो सूचना के अधिकार के तहत लेके लड़ाई लड़ूंगा। वो लड़ाई लड़ने का एक रास्ता और भी तैयार हुआ था, और बहुत लंबा लोगों ने आंदोलन किया। 2012 में पूरा देश सड़कों पर आ गया लोकपाल को लेकर। अब वो लोकपाल भारत में किस स्थिति में, कहाँ गया वो?
बहुत ही, अब ये सच पूछो तो ये स्टिल बॉर्न बेबी, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि ये अच्छा होके कमजोर हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, पैदा हो गया नाम से हुआ और वहीं के वहीं रह गया, दफन कर दिया लोगों ने उसको। और वहां उसमें ऐसे अमेंडमेंट ले आए उस कानून में कि वो तुरंत ही कमजोर किया, और फिर किसी ने उसको और ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो लोग लड़े उसके लिए वो भी सत्ता में चले गए और उन्होंने ना पारदर्शिता की, ना जवाबदेही, अपना खुद ही लोकपाल तय नहीं कर पाए आज तक वो जिस राज्य में बैठे। बिल्कुल। और दूसरे लोग भी, जो पूरा पार्लियामेंट था, उनको अपने खुद की जवाबदेही कभी तय नहीं करनी थी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून जो पास हुआ, आज तक रूल्स नहीं बने 2014 से, तो जो लोग अंदर से अपनी आवाज उठा रहे हैं या आरटीआई लेके आवाज उठा रहे हैं, उनको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं और मारे जा रहे हैं। तो पारदर्शिता और जवाबदेही वाला एक जो बहुत बड़ा एक मतलब चला, फिर एक आंदोलन बना, फिर आंदोलन से बढ़ के एक बहुत बड़ा हुजूम बन गया, लेकिन क्योंकि एक ग्रुप सत्ता में चले गया जिसने उसको काम में लिया, अब वापस एक उसका माहौल और वो सत्ता में जाना, फिर वहां सत्ता के अंदर से कहना कि हम कुछ करेंगे, हमें मालूम है कि ये सारे इश्यूज जो कुर्सी में बैठे हैं वो आसानी से नहीं करते। तो इसीलिए हमें ये दोष देना, आप और हम और हर नागरिक सूचना भी चाहते हैं, पारदर्शिता भी चाहते हैं, जवाबदेही भी चाहते हैं और भागीदारी भी चाहते हैं। एक चीज जो हमारे इतनी बात नहीं हुई, लेकिन सत्ता का हिस्सा चाहते हैं, होना चाहिए। लोकतंत्र असली हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। तो वो बिना सूचना नहीं हो सकती है और बिना जवाबदेही नहीं हो सकती है। और क्या पॉलिसी होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसमें हमारा एक मौका मिलना चाहिए। निखिल सर, आप जो बातें कर रहे हैं, मैं उसको अगर मैं दूसरे नजरिए से भी देख रहा हूं कि आपकी बातों के अंदर एक लोकतंत्र का वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, वो बात है। भारत की अगर मैं परिस्थिति और स्थितियों की बात करूं, तो वहां पर मोबाइल हाथ में लेकर के बैठा हुआ युवा, उसको भ्रमित किया जा रहा है, उसको धर्म जात वहां पे उसको ले जा करके फिक्स किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारियां उसको क्या है उससे दूर हटाया जा रहा है। उसको ये कहा जा रहा है तुम पढ़ो मत, लिखो मत, ये जो आ रहा है सूचना इसको सत्य मान लीजिए। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई इस तरह से जाकर के चुनौतियों में फंसती है, प्रॉपर आपको वो नहीं मिल पाएगा या मिलेगा? क्या देखते हैं आप अपने इसको? हाँ, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा, हम तो कहेंगे एक बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा किया गया है। मीडिया भी उसमें शामिल है, हाँ, सोशल मीडिया भी शामिल है, सारे जो पावर, पैसा भी, सब सत्ता, कॉर्पोरेट सेक्टर, सत्ता, पैसा, धर्म, सबसे धर्म गुरु कोई धर्म गुरु नहीं खड़े और ये कह रहे हैं कहने के लिए कि क्या कर रहे हो हमारे धर्म के साथ। सबसे पहले तो उनके आश्चर्य की बात है, हाँ, उनके ऊपर एक आक्रमण है, उनके धर्म के नाम पर सत्ता में जाने का खेल चल रहा है। अब वो वहां एक कारण वो है क्योंकि असल जवाबदेह वो नहीं बनना चाहते, असल मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता होना चाहिए जनता के लिए, मेहनत करके जनता को वास्तव में फायदा दो। लेकिन महंगाई हो, बेरोजगारी हो, खेती हो, मजदूरी हो, पर्यावरण हो, जिसमें मुश्किल है जवाब ढूंढना, लेकिन ढूंढना पड़ेगा और जनता को साथ में लेना पड़ेगा। छोटा रास्ता ढूंढना है तो लड़ा दो लोगों को, और धर्म के नाम पर लड़ा दो तो और भी बड़ा, और भी आसान है। तो ये बहुत ओछी राजनीति में हम आ गए और बहुत खतरनाक राजनीति में आ गए। और आपने पूछा क्या हम उससे हमारा काम दिक्कत में नहीं है, प्रभावित नहीं होता? बिल्कुल होता है। आज हमारे जैसे लोगों को, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं, उस राजनीति में जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो कुछ भी नाम डाल देते हैं। हमारे जैसे लोगों को आंदोलन जीवी कह देते हैं, अर्बन नक्सल, कभी अर्बन नक्सल कह देते हैं। अब अर्बन नक्सल सोचो, आप पूछो किसी से कि क्या होता है अर्बन नक्सल। नक्सलवादियों ने कहा हम बंदूक के नोक पे परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहेंगे। तो वो खुद उन्होंने कहा क्या है अर्बन नक्सल? नहीं, ये तो बंदूक नहीं रखते, ये और ज्यादा खतरनाक बताया मतलब ये ऐसे हैं जो बंदूक नहीं रखते हैं, लेकिन इनसे डरो, इनको जेल में डालो, ये देश विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के साथ काम करेंगे, क्योंकि
ये आपके से सवाल पूछेंगे और वो सवाल नहीं। तो इतना खतरनाक राजनीति है कि जो लोग, और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा समूह है जिन्होंने अपना पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के समय लोगों ने क्या किया, अपना घर बार सब छोड़ के ये करके किया, ये वही उसी चीज को आगे ले जा रहे थे। लेकिन आप उनको अर्बन नक्सल कह दो, जिन चीजों के लिए वो लड़ रहे हैं उनको रेवड़ी कह दो, आप किसी ना किसी समय उनको देश विरोधी कह दो। तो आप ऐसे ही उनको नाम देश विरोधी कहाँ से ठेका ले लिया देश का? जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उसको आप उल्टा कहने लग जाओगे तो हाँ बिल्कुल प्रभावित होता है काम। लेकिन ठीक है, ये आप कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो तो जो भ्रष्टाचार में है वो तो सामने आता है, सारे ये वो बंदूक लेके सब आता है। जब सत्ता बहुत कमजोर हो जाती है, देश की सत्ता बहुत कमजोर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत पावर है इनके पास, पुलिस है, ये है, एजेंसी है, ये सब कुछ है और लोकतांत्रिक कानूनों को दरकिनारे कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कमजोर हो जाता है जब उनका कॉन्फिडेंस कम है, जब वो ये छोटे ऊंचे रास्ते अपनाने का वो तो दिखता है ना। सत्ता सवाल से भागती है, डरती है, दहशत खाती है। उसको लगता है कि अगर ये छोटे छोटे पैकेट्स कई सवालों के एक हो गए तो उसको बहुत बड़ा एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे 80 करोड़ लोगों को बड़े गर्व से कहते हैं सत्ताधारी लोग, 80 करोड़ लोगों को हम रोटी खिला रहे हैं। वो 80 करोड़ रोटी खिलाने में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आप सोचेंगे यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि नमक, मोदी का नमक खाया, वोट मोदी का नमक खाया, तो किसी बूढ़ी महिला ने कहा कि हम कभी जिसका नमक खाया हम उनको धोखा नहीं देते। वो आप उससे चुनाव जीत रहे हो, जबकि ये एक कानूनी अधिकार है। 80 करोड़ को क्या अनाज एक कानूनन अधिकार है, हक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। हाँ। और उसके तहत मिल रहा था। जिन कानूनों को आप कभी रेवड़ी बोल देते हो, और जैसे नरेगा को कहा कि ये इस कानून को हम एक स्मारक बनाएंगे, विफलता का स्मारक है, विफलता का स्मारक, और मैं इसको जिंदा रखूंगा, ये आप देख देख के आप उसी नरेगा को फिर बाद में मानने लगे। नहीं, आपने कहा कि इसी से जान बचाई और आपने कहा आपने उसको कोई नया रूप दे दिया या जो भी, तो कहाँ गया बचाना आपका जो वो काम है। तो ये सब चीजें ठीक है, हो सकता है चुनाव जीत जाओ, चुनाव जीतना सब कुछ नहीं है। नहीं। और चुनाव को मोड़ तोड़ के चलाना लोकतंत्र है कि उस आखिरी इंसान को ये ढांचा इज्जत भी दे, उसको रोटी भी दे। और इसीलिए अंबेडकर साहब का यदि आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़े खतरे में है एक तरीके से, लेकिन आप देखो उन मूल्यों को, आप देखो ये हमारे प्रीएम्बल में जहाँ कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की गरिमा, हमें तो पूछना पड़ेगा अपने आप से, हम हर व्यक्ति की गरिमा को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं है ना। और वो वहीं आता है, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता उस व्यक्ति की गरिमा पर निर्भर है, दोनों एक साथ है। आप नहीं कह सकते हो किसी को कि ये देश में बहुत बड़ी यूनिटी है यदि आप हर व्यक्ति की गरिमा, और आप अगर किसी के खिलाफ असुरक्षा पैदा करोगे तो उस असुरक्षित व्यक्ति तो अपने आप में बहुत वीक होकर के वो तो खुद ही बनेगा। भाई डर, दहशत में आदमी क्या करता है, दहशत में तो आदमी उल्टे काम कर लेता है कई बार। अंत में मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा किस तरह से कल शुरू करेंगे और कहाँ तक इसका वो होगा, थोड़ा सा। तो ये यात्रा स्थगित हुई थी कोटा में जी, तो इसीलिए यात्रा का अगला फेज कोरोना के टाइम में उसकी वजह से, और उसी दिन जब हम कोटा में थे सरकार के आदेश आ गए थे कि आप इतने लोगों के से ज्यादा, ओमिक्रॉन की जगह टाइम 5 जनवरी को। तो अब ये यात्रा जैसे कल 12 जा रही है, फिर झालावाड़ जाएगी, फिर तो एक एक जिले में एक डेढ़ दिन बिताते हुए यात्रा का होता है कि शहर में एक रैली निकलती है, कलेक्ट्रेट के सामने कैंप लगता है, लोगों की शिकायतें दर्ज करते हैं, आम लोगों की देखते हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन होके कलेक्टर और जिला प्रशासन से एक मीटिंग होती है, उनको सरकार के ढांचे में दर्ज करके उनका ट्रैकिंग करते हैं और लोगों के मीडिया के माध्यम से कहते हैं इस आंदोलन में जुड़े, एक मिस्ड कॉल है,
वो नंबर देते हैं कि आप जुड़े मिस कॉल करके, ताकि आपको यात्रा के प्रोग्रेस का बताए। 19 तारीख को विधानसभा का अगला सत्र है, तो हम यात्रा को परिवर्तित करेंगे एक धरना में, और उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद अभी भी कर रहे हैं कि विधानसभा के पटल में आएगा और कानून पारित होगा तो हम उस कानून को लेके फिर और यात्रा पूरे जिले हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर उसकी पब्लिसिटी करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे काम में लेना है, क्योंकि कानून भी कई बन जाते हैं, उनको काम में लेना एक बड़ी बात है। काम में लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक तो इसीलिए आरटीआई, नरेगा ये सब काम में लिए गए, क्योंकि ये जनता के साथ बने, तो जनता ने। और आपने विधानसभा का जिक्र किया है, तो एक स्वाभाविक सा एक सवाल पैदा होता है कि क्योंकि राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने सूचना के अधिकार को समझा और लोगों को ये अधिकार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के नेताओं ने इस मामले में अग्रणी भूमिका अदा की, हम उनके लिए भी आभारी हैं। अब आपको क्या लगता है, राजस्थान सरकार पिछले 2 अपने मैनिफेस्टो में भी ये जवाबदेहिता कानून लाने की बात कर चुकी है, अशोक गहलोत के स्लोगन्स में भी ये बात आती है, लेकिन क्या वो अब अपने इसको लेकर के थोड़े सीरियस हैं कि लोगों को जवाबदेहिता का कानून दिया जाए? तो हमारा मानना है सीरियस होना ही पड़ेगा, वो उनकी जवाबदेही है। तो वो उन पे भी एक जवाबदेही काम कर रही है। उन्होंने कहा, एक बार नहीं 3 बार कहा, 2 बजट घोषणाओं में कहा। बजट का घोषणा तो एक कानून की लकीर जैसे होता है, तो 2 बजट घोषणाओं में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कहा है। तो वो हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि होगा, और हम हमारा कर्तव्य है कि हम इसको लें, बहुत अच्छा काम है। और मुझे लगता है कि राजनेताओं को इससे बहुत बड़ी आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि उनके ही काम नहीं होते, उनके ही द्वारा काम, बताए गए काम नहीं होते। अब हमने इतना बड़ा एक सरकारी ढांचा बनाया है, उनको पर्याप्त तनख्वाह दी है, उनको सारी सुविधाएं दी है, इतना तो उम्मीद करें कि वो ढांचा काम करे जी, और नहीं काम करे तो पेनल्टी लगे उनके ऊपर, छोटी सी बात है। और लोगों का काम समय यदि नहीं हुआ, आमतौर पर उन लोगों का 1 महीने के अंदर आप निपटारा करो, वो होगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और राजस्थान से होगा तो हम उम्मीद करते हैं, और राज्य बैठे हैं सब राज्य जहां लोग तो उठाएंगे, और फिर केंद्रीय सरकार जैसे भी हो, दबाव तो बनता है। किसानों ने आंदोलन में भी बहुत कुछ किया, बिल्कुल, बहुत सारे जगह सीए, एनआरसी, आपने बहुत ऐसा जनता को ठीक नहीं लगाया, लेकिन फिर उसके ऊपर एक जन आंदोलन से रोक लगा। तो पारदर्शिता, जवाबदेही का आंदोलन कभी नहीं रुकेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इस यात्रा को लेकर? जनता को संदेश देंगे कि हम जनता की बात को लेके आए हैं। हम एक भी व्यक्ति से नहीं मिले हैं जो कहते हैं कि हमारी कोई शिकायत नहीं है और सब ठीक हो जाता है। हम उनको कह रहे हैं कि आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जुड़े, दबाव डालें सरकार पर। हम लोगों के मिस्ड कॉल नंबर्स हैं जिससे जुड़ सकते हैं, हम लोगों हर जिले में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो आप दबाव डालेंगे तो आप अपने आप को सशक्त करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, एक अच्छी सत्ता चलाने के लिए। और जनता सरकार पर दबाव डालेगी तो जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और लोकतंत्र का शायद मैं समझता हूं कि आधार भी यही है कि लोकतंत्र में जनता जितनी अवेयर होगी अपने अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र उतना ही स्वस्थ होकर के आगे बढ़ेगा। और आप लोकतंत्र के साथ में मजबूत करने की दिशा में निखिल डे सर और उनकी पूरी टीम अपनी यात्रा कल से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।